ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 681, नया शून्य कौशल और छोड़ना, भाग 2। क्या उसके बारे में कोई खबर है? मोगुल ने चेहरे पर शिकन के साथ दुरोक से पूछा। मोगुल की बात सुनकर दुरोक ने अपना सिर हिलाया। वह पिछले 1 महीने से अपने कमरे में रह रहा है और एक बार भी बाहर नहीं निकला। दुरोक की बात सुनकर मोगुल के चेहरे पर शिकन और भी गहरी हो गई। यह आदमी अब क्या योजना बना रहा है? उसने जो कहा उसके अनुसार उसे 1 महीने पहले ही विश्व डोमेन छोड़ देना चाहिए था, लेकिन विश्व डोमेन छोड़ने की बात तो भूल ही जाए। वह पिछले 1 महीने से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला, मोगुल ने मन ही मन सोचा और अपनी उंगली मेज पर थपथपाए। अचानक मोगुल और दुरोक दोनों के हाव भाव बदल गए। ऊर्जा का यह असामान्य प्रवाह क्या है? मोगुल ने महल की एक विशिष्ट दिशा की ओर देखते हुए पूछा। ये ऊर्जा तरंगें उस दिशा से आ रही हैं जहां वह आदमी रह रहा है। दुरोक की आवाज़ सुनकर मोगुल का चेहरा गंभीर हो गया और वे दोनों तुरंत उस दिशा में भागे जहां से ऊर्जा तरंगें आ रही थीं। ऊर्जा तरंगों का अनुसरण करते हुए मोगुल और दुरोक इवान के कमरे के बाहर पहुंचे। क्या उसे कुछ हुआ है? दुरोक ने इवान के कमरे से निकल रही असामान्य ऊर्जा तरंगों को महसूस करते हुए मोगुल से पूछा। मोगुल ने चेहरे पर शिकन लिए इवान के कमरे के दरवाजे की ओर देखा और अंदर देखने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोल पाता। कुछ मत करो, उन्होंने एक आवाज़ सुनी और देखा कि आशेर उनसे कुछ दूरी पर खड़ा था। आशेर को देखकर मोगुल ने राहत की सांस ली और शांत हो गया। चूंकि यह आदमी घबराया नहीं है तो इसका मतलब है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मोगुल ने मन ही मन कहा। वह क्या कर रहा है? और ये ऊर्जा तरंगें क्या हैं? उसने शांत होने के बाद आशेर से पूछा। इन ऊर्जा तरंगों के बारे में चिंता मत करो। मास्टर ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है कि वह कुछ घंटों में विश्व डोमेन छोड़ देगा। एशर ने मोगुल के सवाल का जवाब नहीं दिया और वही कहा जो इवान ने उसे पहले बताया था। वह कुछ घंटों में चला जाएगा। मोगुल अचरज में पड़ गया जब उसने एशर की बात सुनी और इवान के कमरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। आखिर यह आदमी पिछले 1 महीने से क्या कर रहा है? कमरे के अंदर इवान अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठा था। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव था और उसका पूरा शरीर गहरे बैंगनी रंग की शून्य ऊर्जा से ढका हुआ था। उसके आसपास का स्थान समय समय पर कांप रहा था और उसके कमरे में कुछ छोटी छोटी शून्य दरारें खुल रही थीं। इवान लगभग 1 घंटे तक उसी स्थिति में बैठा रहा। 1 घंटे के बाद उसे ढकने वाली शून्य ऊर्जा अचानक उसके शरीर के अंदर चली गई और इवान ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी आंखें खोलने के बाद हल्की सांस छोड़ी और अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी स्थिति विंडो को देखा। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 10.0001%। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद शून्य ऊर्जा के बारे में मेरी समझ आखिरकार 10% तक पहुंच गई, इवान ने अपने चेहरे पर प्रसन्न भाव के साथ खुद से कहा। वह 1 महीने पहले वर्ल्ड डोमेन छोड़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन गहराई से सोचने के बाद उसने इसे 1 महीने के लिए टालने का फैसला किया। यूटोपिया एक खतरनाक जगह है और इवान को यह भी यकीन नहीं था कि टावर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के बाद वह उसे कहां भेजेगा। खुद को सुरक्षित रखने के लिए इवान टावर ऑफ असेंशन का उपयोग करते समय अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहना चाहता था। लेकिन खंडहरों में उसने अपने सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड में से एक, अपने अधिकार का उपयोग किया, जिसका कूलडाउन समय 1 महीने का है। सब कुछ ध्यान में रखने के बाद इवान ने टावर ऑफ असेंशन का उपयोग करने से पहले अपने अधिकार के कूलडाउन समय के समाप्त होने का इंतजार करने का फैसला किया। इस 1 महीने के दौरान इवान के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने शून्य ऊर्जा के बारे में अपनी समझ बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि वह शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग दिन में केवल 15 मिनट ही कर सकता था, फिर भी इवान इस 1 महीने के दौरान अपनी समझ को 10% तक बढ़ाने में सक्षम था। इसके अलावा शून्य ऊर्जा की अपनी समझ को 10% तक बढ़ाने के बाद उसने शून्य ऊर्जा से संबंधित एक और कौशल को समझा, ठीक उसी तरह जैसे उसने शून्य ऊर्जा की 5% समझ तक पहुंचने के बाद शून्य ब्रेक कौशल को समझा था। इवान ने जो नया कौशल समझा वह न तो आक्रामक कौशल था और न ही रक्षात्मक कौशल। उसने जो नया कौशल समझा वह वास्तव में उसके शून्य अध्ययन कौशल के समान था। अब तक अगर इवान शून्य ऊर्जा के बारे में अपनी समझ बढ़ाना चाहता था तो उसे अपने बूट के शून्य अध्ययन कौशल पर निर्भर रहना पड़ता था। शून्य अध्ययन कौशल उसे जो कम समय देता है वह फिलहाल कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति शून्य अध्ययन कौशल के सभी 15 मिनट का उपयोग करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। लेकिन भविष्य में ये पूरी तरह से अलग होगा। एक बार जब इवान रैंक 1 कोर इवॉल्वर बन जाता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और वह लंबे समय तक शून्य के रहस्यों का अध्ययन करने में सक्षम होगा। उस समय शून्य अध्ययन कौशल के 15 मिनट उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। लेकिन उसने अभी अभी जो नया कौशल सीखा है उसकी बदौलत इवान को अब इस समस्या के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
उसने अभी अभी जो नया कौशल सीखा है वह उसे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से शून्य ऊर्जा का दोहन करने की अनुमति देता है। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से शून्य की वैचारिक ऊर्जा का उपयोग करके इवान अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को शून्य के अंदर भेज सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वह शून्य अध्ययन कौशल का उपयोग करते समय करता है। मेरी 1 महीने की मेहनत बेकार नहीं गई, इवान ने कुछ देर बाद बड़बड़ाया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अब जबकि मेरे अधिकार का शांत होने का समय समाप्त हो गया है, मेरे लिए विश्व डोमेन छोड़ने का समय आ गया है। इवान अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि आशेर उसके कमरे के बाहर खड़ा है। आशेर के ये कहने के बाद कि इवान के साथ कुछ भी गलत नहीं है, मोगुल और दुरोक पहले ही अपने काम पर वापस जा चुके थे। इवान ने आशेर को अपने छाया भंडारण में वापस बुलाया और महल के गहरे क्षेत्र में चला गया जहां मोगुल आमतौर पर रहता है। अगले कुछ घंटों के लिए इवान एडवर्ड, मालराक और अन्य लोगों से मिला। एक बार जब उसने उन्हें बताया कि वह जाने वाला है और उन्हें अलविदा कहा, तो उसने खुद को एक हल्के नीले रंग के पोर्टल गेट के सामने खड़ा पाया। इस टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरने के बाद आप टॉवर ऑफ असेंशन के प्रवेश द्वार पर पहुंचेंगे जो एल्डोरिया शहर से जुड़ा हुआ है। अलूमी ने अपनी आंखों में इच्छा की नज़र से छोटे पोर्टल को देखते हुए कहा, आप लोग इस पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकते? इवान ने पूछा जब उसने देखा कि एडवर्ड, मोगुल और नोअर भी पोर्टल को इच्छा भरी आंखों से देख रहे थे। हम अभी भी विश्व डोमेन के नियमों से बंधे हुए हैं और टॉवर ऑफ असेंशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें लॉ एसेंस पिल लेने के बाद इस पोर्टल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, एडवर्ड ने इवान को सुनने के बाद कहा। एडवर्ड की बात सुनकर इवान ने समझ में अपना सिर हिलाया और मालाक की ओर देखा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, अन्यथा अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें कुछ राक्षसों के सामने फेंक दूंगा। मालक ने उसकी बात सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया और बस अपनी मध्यमा उंगली उठाई। इवान ने ये देखकर हंसा और एक कदम आगे बढ़ा। आशा करते हैं कि हम भविष्य में फिर मिलेंगे, उसने कहा और पोर्टल में गायब हो गया। अध्याय 682। तुम ही थे जिसने मुझसे वह शर्मनाक सवाल पूछा था, है न? ये जगह मेरी अपेक्षा से बिल्कुल अलग है, इवान ने पोर्टल गेट से गुजरने के बाद बड़बड़ाया। पोर्टल गेट में प्रवेश करने के बाद इवान ने खुद को एक खूबसूरत बगीचे जैसी जगह में खड़ा पाया। इस मनमोहक बगीचे में ऊंचे पेड़ों की हरी भरी छतरियों के नीचे हर रंग के जीवंत फूल खिल रहे थे। तितलियां फूलों के बीच नाच रही थीं और पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ते हुए एक मधुर सिम्फनी बना रहे थे। गिलहरियां मैनिक्योर किए गए रास्तों पर चंचलता से भाग रही थीं, जो शांत परिदृश्य में एक जीवंत स्पर्श जोड़ रही थीं। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और एक शांत तालाब था नीला आकाश प्रतिबिंबित करता हुआ। बगीचे के बीच में इवान ने विशाल टॉवर ऑफ असेंशन को आकाश को चीरते हुए देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे क्षेत्र में पहुंच रहा हो। क्या खूबसूरत जगह है, इवान ने चारों ओर देखने के बाद बड़बड़ाया और बगीचे के केंद्र क्षेत्र की ओर चला गया जहां टॉवर स्थित था। कुछ मिनट चलने के बाद इवान टॉवर में जाने वाले एक सामान्य दिखने वाले गेट पर आया। ऐसा लगता है कि एल्डोरिया शहर से जुड़े टॉवर ऑफ असेंशन के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले सभी लोग मोगुल और अन्य लोगों द्वारा उन्हें उनके अनुबंधों से मुक्त करने के बाद पहले ही चले गए थे। पहले टॉवर के इस प्रवेश द्वार की रखवाली उन लोगों द्वारा की जाती थी जिन्हें एल्डोरिया शहर के 4 महान कुलों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन इवान द्वारा कालकोठरी को साफ करने और नोअर और अन्य लोगों की समस्या को हल करने के बाद उन्होंने उन लोगों को मुक्त कर दिया जिन्हें यहां प्रवेश द्वार की रखवाली करने के लिए मजबूर किया गया था। अनुबंध से मुक्त हुए अधिकांश लोग तुरंत विश्व डोमेन छोड़ गए। इस बीच उनमें से कुछ ने विश्व डोमेन में रहने और जाने से पहले कुछ संसाधन इकट्ठा करने का फैसला किया। टॉवर की आत्मा ने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे बात करना चाहता हूं तो मुझे टॉवर ऑफ असेंशन में आना चाहिए, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सोचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने कई बार टॉवर की आत्मा को बुलाने की कोशिश की लेकिन उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या मुझे उससे बात करने के लिए टॉवर में प्रवेश करने की आवश्यकता है? इवान ने खुद से पूछा जब उसे टॉवर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उसने अपने सामने प्रवेश द्वार की ओर देखा। कुछ सेकंड के लिए टॉवर के प्रवेश द्वार को देखने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें तेज हो गईं। अगर उस दिन मैंने जो आवाज़ सुनी थी वही आवाज़ थी जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो वर्ल्ड डोमेन से जुड़ी चीज़ें मेरी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल हैं। इवान ने सोचा जब उसे उस दिन की याद आई जब उसने टॉवर की आत्मा की आवाज़ सुनी थी। मुझे उम्मीद है कि इस आत्मा से बात करने के बाद मैं अपने कुछ संदेहों को हल कर पाऊंगा, इवान ने बड़बड़ाया और एक कदम आगे बढ़कर टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश किया। जिस क्षण इवान टॉवर में प्रवेश किया उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति छा गई है और वह अपनी सारी इंद्रियां खो बैठा। वह न तो कुछ सुन पा रहा था और न ही कुछ सूंघ पा रहा था। यहाँ तक कि उसकी दृष्टि भी काली हो गई और उसे लगा कि वह अपने शरीर को नियंत्रित किए बिना एक असीम स्थान में तैर रहा है। हालांकि इवान ने अपनी सारी इंद्रियां खो दी थीं, लेकिन किसी कारण से उसे घबराहट या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ, जैसे कि उसकी सारी चिंताएं और उसकी सारी इच्छाएं बेकार हो गई हों।
इवान जानता था कि उसे इस भावना में डूबना नहीं चाहिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि शायद उसे हर चीज़ की परवाह करना छोड़ देना चाहिए और यहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे इवान वास्तविकता से अपना संपर्क खो रहा था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति अचानक अपने आप बढ़ गई और वह अपने होश में आ गया। जिस क्षण इवान अपने होश में आया, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अरे, अगर मेरी आध्यात्मिक शक्ति समय पर प्रतिक्रिया नहीं करती तो मैं अपना अहंकार खो सकता था और एक बेवकूफ़ बन सकता था, इवान ने होश में आने के बाद शाप दिया। बस ये तथ्य कि एक पल पहले वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए यहाँ रहने के बारे में सोच रहा था, उसके दिल को ठंडा कर देता है। आखिर यह जगह क्या है? इवान ने बड़बड़ाया और अपने चारों ओर देखा, ये देखने की कोशिश करते हुए कि वह कहाँ है। लेकिन जिस क्षण उसने अपने चारों ओर देखा, इवान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने एक असीम तारों वाला आकाश देखा और वह एक छोटे से कंकड़ की तरह उसमें तैर रहा था। विशाल का एक क्षुद्र ग्रह उसके चारों ओर अंतरिक्ष यान की तरह घूम रहे थे, उसका सिलहूट दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाशित था और सूर्य और चंद्रमा विभिन्न ग्रहों के चारों ओर घूम रहे थे जो तारों वाले आकाश को सजा रहे थे। उससे बहुत दूर कुछ मृत ग्रह विस्फोटित हो गए और ब्रह्मांडीय धूल में बदल गए। विस्फोटों की शक्ति ने ब्लैक होल को जन्म दिया और कुछ आसपास के छोटे तारे उनके अंदर समा गए। भले ही इवान ब्लैक होल से बहुत दूर था और उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित है, फिर भी वह अपने सामने कुछ ग्रहों को विस्फोट करते देखकर पसीने से तरबतर हो गया। मैं कहाँ हूँ? इवान ने खुद से पूछा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब इवान अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था, अचानक एक चमकदार रोशनी ने पूरे तारों वाले आकाश को ढक लिया। प्रकाश की तीव्रता के कारण इवान को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और जब एक पल के बाद प्रकाश गायब हो गया और उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक असीम सफ़ेद स्थान के बीच में खड़ा पाया। सभी तारे, क्षुद्रग्रह, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल ग्रह, सब कुछ जो तारों वाले आकाश में था गायब हो गया। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? हालांकि मुझे लगा था कि टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश करने के बाद मुझे कुछ परीक्षणों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि टॉवर में प्रवेश करने के बाद मुझे बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष यात्रा मिलेगी, इवान ने अवाक स्वर में कहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा था। जब इवान सफ़ेद जगह के चारों ओर देख रहा था, तो उसने अचानक अपने सामने से अराजक ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। जब इवान ने अराजक ऊर्जा तरंगों को महसूस किया और उसके शरीर के भीतर उसका मन हिलने लगा, तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्रैक क्रैक, अराजक आभा के कारण उसके सामने का स्थान कांच की तरह टूटने लगा। इवान ने अपनी चपलता बढ़ाने के लिए अपने शरीर को हवा से ढकने के लिए वायु हेरफेर कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि जिस सफ़ेद जगह पर वह खड़ा था, वहां कोई हवा नहीं थी। वायु हेरफेर कौशल उसे आसपास की हवा में हेरफेर करने की क्षमता देता है, लेकिन यह उसे कहीं से भी हवा बनाने की क्षमता नहीं देता है, इसलिए वायु हेरफेर कौशल उस सफ़ेद जगह में पूरी तरह से बेकार था जहां हवा नहीं थी। ये देखते हुए कि वह हवा में हेरफेर करने के कौशल का उपयोग नहीं कर सकता, इवान ने अस्थायी वेग कौशल का उपयोग किया। उसके आसपास की दुनिया धीमी हो गई और साथ ही कौशल के प्रभाव के कारण उसकी चपलता 30 की तरफ बढ़ गई। क्रैक क्रैक, अंतरिक्ष में दरारें फैलती रहीं और एक पल के बाद क्रैक, इवान के सामने का स्थान ढह गया और वह अराजक आभा तीव्र हो गई जिसे वह महसूस कर रहा था। अराजक आभा के बीच इवान को अचानक एक और ऊर्जा महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया। यह आभा उस आभा के समान है जो मैंने कालकोठरी में एल्ड्रिच प्राणी से महसूस की थी, इवान ने चौंकते हुए स्वर में कहा और अंतरिक्ष दरार से एल्ड्रिच प्राणी के बाहर आने की स्थिति में हमला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही इवान हमला करने के लिए तैयार हो रहा था, अचानक अंतरिक्ष दरार से कुछ निकला। वूश फुक, ये वास्तव में एक एल्ड्रिच प्राणी है, इवान ने शाप दिया जब एल्ड्रिच ऊर्जा से ढका हुआ एक हाथ अंतरिक्ष दरार से बाहर आया। इवान हाथ पर अपना हमला शुरू करने वाला था जब अचानक एक अजीब शक्ति पूरे सफ़ेद स्थान को भर देती है। एक शक्तिशाली दबाव पूरे सफ़ेद स्थान पर उतरता है और अगले सेकंड बंद करो, एक ठंडी भावनाहीन आवाज़ पूरे सफ़ेद स्थान में गूंजती है। कानूनों की शक्ति चली गई और इवान के सामने जो अंतरिक्ष दरार थी वह बंद होने लगी। इवान ने अंतरिक्ष दरार की गहराई से एक अजीब गुस्से वाली आवाज़ सुनी और एल्ड्रिच ऊर्जा से ढका हुआ हाथ अंतरिक्ष दरार को बंद होने से रोकने की कोशिश करता है, बंद हो रहा है। हालांकि एल्ड्रिच एनर्जी से ढका हुआ हाथ अंतरिक्ष दरार को बंद होने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कानूनों की शक्ति के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं था और अंततः अंतरिक्ष दरार बंद हो गई। इवान ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ सब कुछ देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। जबकि इवान अभी भी चकित भाव के साथ खड़ा था, एक छोटा सुनहरा गोला जो एक भयानक शक्ति जारी कर रहा था, आकाश से नीचे आया और उससे कुछ दूरी पर रुक गया। जब इवान ने छोटे सुनहरे गोले को देखा और उससे निकलने वाली भयानक आभा को महसूस किया तो वह सदमे से बाहर आ गया। क्या तुम टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा हो? इवान ने अनिश्चित आवाज में पूछा जब उसने छोटे सुनहरे गोले को देखा। हाँ,
इवान के सवाल का जवाब देते हुए एक भावहीन ठंडी आवाज़ जो न तो पुरुष थी और न ही महिला सुनहरे गोले से निकली। जब इवान ने गोले से निकलने वाली आवाज़ सुनी तो उसकी सांसें तेज हो गईं। 1 महीने पहले जब मैंने तुमसे संपर्क करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं मतिभ्रम में था, लेकिन एक बार फिर तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद अब मुझे यकीन है। इवान ने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया और सुनहरे गोले की ओर एक कदम बढ़ाया। तुम ही थे जिसने मुझसे वह अजीब सवाल पूछा था, मैं क्या बलिदान करना चाहता हूँ जब मैं शैडो किंगडम डेंगॉन में मरने वाला था, है ना? अध्याय 683 निषिद्ध भूमि। अरोरा दुनिया में शैडो बैट के खिलाफ अपनी लड़ाई के बाद इवान गलती से शैडो किंगडम डेंगॉन के खंडहर में गिर गया था। वह खंडहर किसी भी अन्य खंडहर से बिल्कुल अलग था जिसे उसने कभी देखा था। उस खंडहर में कोई राक्षस नहीं था और न ही उसमें कोई इनाम था। जब वह वहां मरने वाला था तो उसने एक ठंडी भावहीन आवाज़ सुनी जो न तो पुरुष थी और न ही महिला, जो उससे पूछ रही थी कि वह क्या बलिदान करना चाहता है। उस समय अपने शैडो फिजिक के कारण क्रोध में आकर, जो उसे शैडो कोर के अलावा किसी अन्य कोर को अवशोषित करने की अनुमति नहीं देता था, इवान ने अपने शैडो फिजिक का त्याग कर दिया था और अपने शैडो मोनार्क फिजिक को जागृत कर लिया था। हालांकि 1 साल से अधिक समय हो गया है, इवान अभी भी शैडो किंगडम कालकोठरी में सुनी गई आवाज़ को नहीं भूला है। और टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा की आवाज़ उस आवाज़ से बहुत मिलती जुलती थी। वास्तव में इसे समान कहना एक कमज़ोरी होगी क्योंकि इसकी आवाज़ बिल्कुल उस आवाज़ जैसी थी। तुम चुप क्यों हो? तुम ही थे जिन्होंने उस समय मेरी मदद की थी, है ना? इवान ने एक बार फिर पूछा जब टॉवर की आत्मा ने उसे जवाब नहीं दिया। तुमने उस समय मेरी मदद क्यों की? इवान ने अपनी भौहें रगड़ी और निराश महसूस किया जब टॉवर की आत्मा ने उसका सवाल सुनकर कुछ नहीं कहा। वह एक बार फिर पूछने वाला था, लेकिन टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा अचानक बोल पड़ी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आत्मा की आवाज़ पहले जैसी ही थी और इवान ने जो पूछा था उसे सुनने के बाद भी उसमें कोई भावना नहीं थी। आत्मा की आवाज़ सुनकर इवान ने एक मजाकिया मुस्कान दिखाई और व्यंग्यात्मक आवाज़ में कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं उस दिन जो आवाज़ सुनी थी उसे भूल नहीं सकता। मुझे 100% यकीन है कि यह तुम्हारी आवाज़ ही थी जिसने मुझसे पूछा था कि मैं क्या त्याग करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम किस बलिदान की बात कर रहे हो, लेकिन मेरी आवाज़ इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। मैं उस दुनिया के समान हज़ारों छोटी दुनियाओं से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ से तुम विश्व डोमेन में आए हो। इन छोटी दुनियाओं में से प्रत्येक पर मेरी इच्छा का एक हिस्सा अंकित है और ये छाप इच्छाएं इन छोटी दुनियाओं के शासक हैं जो उनमें विश्व कानून को बनाए रखते हैं। टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने इवान को उसी आवाज़ में समझाया और बोलना जारी रखा। मेरी इच्छा के हिस्से जो इन छोटी दुनियाओं पर अंकित हैं, इन दुनियाओं में कानून बनाए रखने के लिए खुद ही काम करते हैं। जिस चीज़ के बारे में तुम बात कर रहे हो वह मेरी इच्छा से संबंधित हो सकती है जो उस दुनिया में अंकित है जहां से तुम आए हो। इवान ने टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा को सुनकर भौहें से कुड़ी। तो तुम कह रहे हो कि उस समय तुम नहीं बल्कि अरोरा दुनिया की इच्छा ने मेरी मदद की थी, और चूंकि अरोरा दुनिया की इच्छा तुम्हारी छाप है इसलिए उसकी आवाज़ तुम्हारी जैसी ही थी। हाँ, इवान के चेहरे पर भौहें गहरी हो गईं। तो फिर अरोरा दुनिया की इच्छा ने मेरी मदद क्यों की? इन्फिनो डेंगॉन में क्लोन से मिलने के बाद इवान हमेशा सोचता था कि शैडो किंगडम डेंगॉन में उसकी मदद करने वाला व्यक्ति एक सार क्लोन हो सकता है, लेकिन उसके साथ सौदा करने के बाद वह सार क्लोन किसी तरह नष्ट हो गया। लेकिन टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने जो कुछ कहा उसे सुनकर इवान को एहसास हुआ कि यह मामला भी सरल नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दुनिया की इच्छा ने तुम्हारी मदद क्यों की। इवान ने टॉवर की आत्मा की बात सुनकर भौहें उठाईं और थोड़े असंतुष्ट स्वर में कहा, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि अरोरा दुनिया की इच्छा तुम्हारी इच्छा की छाप है? अगर अरोरा दुनिया की इच्छा तुम्हारी इच्छा की छाप है तो क्या तुम्हें नहीं पता होना चाहिए कि उस समय इसने मेरी मदद क्यों की? मुझे नहीं पता कि इसने तुम्हारी मदद क्यों की, क्योंकि मैं भी एक छाप वाली इच्छा हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया की इच्छा ने तुम्हारी मदद क्यों की, तो तुम्हें ब्रह्मांड की सच्ची इच्छा से पूछना होगा। तुम भी एक छाप वाली इच्छा हो। इवान टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा की बात सुनकर दंग रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम भी एक छाप वाली इच्छा हो? आप कह सकते हैं कि अरोरा जैसी दुनिया में जो इच्छाएं अंकित हैं वे निम्न स्तर की इच्छाएं हैं। विश्व डोमेन में जो इच्छा अंकित है वह मध्य स्तर की इच्छा है और सबसे ऊपर सर्वोच्च इच्छा है जो कि यूटोपिया की इच्छा। इवान ने टॉवर की आत्मा के बोलने से पहले कहा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं जानना चाहता हूं कि अरोरा दुनिया की इच्छा ने मेरी मदद क्यों की तो मुझे यूटोपिया की इच्छा से पूछना होगा। इवान ने टॉवर की आत्मा की बात सुनकर पूछा। हाँ, यूटोपिया की इच्छा सर्वोच्च इच्छा है और इस पूरे ब्रह्मांड के नियमों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपने जो कहा वह सच है और आपकी दुनिया की इच्छा ने वास्तव में आपकी मदद की है तो ये यूटोपिया की इच्छा के कारण ही हुआ होगा। इवान ने टॉवर की आत्मा की बात सुनकर अपनी भौहें रगड़ी और समझ नहीं पाया कि क्या कहे।
1 मिनट बाद उसने सुनहरे गोले की ओर देखा और फिर से पूछा, मैं यूटोपिया की इच्छा से कैसे संपर्क करूं? मैं निचली दुनिया की इच्छा से बात करने का तरीका भी नहीं जानता, यूटोपिया की इच्छा से तो बिल्कुल भी नहीं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इवान की बात सुनकर टॉवर की आत्मा चुप हो गई, मानो वह गहरी सोच में डूबी हो। कुछ देर बाद इवान के सामने का सुनहरा गोला अचानक हिल गया और उसमें से एक रोशनी निकली। इवान ये देखकर दंग रह गया और अवचेतन रूप से रोशनी से बचने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश की गति बहुत तेज थी और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रोशनी उसके सिर के अंदर चली गई। यह क्या था इवान पूछना चाहता था कि वह सुनहरी रोशनी क्या थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता उसके दिमाग में कुछ जानकारी आने लगी। जब इवान ने अपने दिमाग में जानकारी आती देखी तो वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने इसे अस्वीकार करने की कोशिश नहीं की। निषिद्ध भूमि। इवान ने मन में सारी जानकारी दर्ज करने के बाद बुदबुदाया, हाँ, अगर आप सर्वोच्च इच्छा से बात करना चाहते हैं तो आपको यूटोपिया की निषिद्ध भूमि पर जाना होगा। अध्याय 684 क्लेयर भाग 1। जब मैं विश्व डोमेन में प्रवेश कर रहा था तो तुम ही हाना को देख रही थी, है न? इवान ने मुख्य प्रश्न पूछा जो वह पूछना चाहता था जब टॉवर की आत्मा ने उसे यूटोपिया की निषिद्ध भूमि के बारे में बताया। हाँ, क्या इसलिए क्योंकि वह क्लेयर से संबंधित है? इवान ने हाना को अपने छाया भंडारण से बुलाया और पूछा, आपका मरे हुए व्यक्ति का क्लेयर से कोई संबंध नहीं है, वह खुद क्लेयर है या कम से कम असली क्लेयर का एक हिस्सा है। तुम्हारा क्या मतलब है? इवान ने हाना को देखते हुए एक भ्रमित भाव से पूछा जो उसकी बाहों में थी। इवान की बात सुनकर टॉवर की आत्मा कुछ समय के लिए चुप रही और 1 मिनट बाद बोली, लगभग 2 साल पहले क्लेयर किसी काम से डंगॉन टाउन गई थी। डंगॉन टाउन जाते समय उसने एक ऐसी घटना देखी जो एक उच्च रैंकिंग वाले खजाने के जन्म से संबंधित थी। उस समय वह रैंक 1 के शिखर पर थी, इसलिए यद्यपि वह अकेली थी फिर भी उसने उस खजाने को पाने के लिए अन्य राक्षसों से लड़ने का फैसला किया। राक्षसों के साथ एक कठिन लड़ाई के बाद उसने सफलतापूर्वक खजाना छीन लिया और वहां से सुरक्षित रूप से भाग निकली। भागने के बाद जब उसने उस खजाने की जांच की तो वह चौंक गई क्योंकि उसने जो खजाना छीना था वह वास्तव में रैंक 3 का खजाना था जो उसे विश्व डोमेन के प्रतिबंधों से मुक्त होने और रैंक 2 तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। एक पल रुको, इवान ने टॉवर की आत्मा को बीच में ही रोक दिया जब उसने सुना कि वह क्या कह रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक चौंका देने वाली नज़र के साथ पूछा, रैंक 3 के खजाने से आपका क्या मतलब है? जहां तक मुझे पता है विश्व डोमेन में विश्वसार का घनत्व रैंक 3 के खजाने को जन्म देने के लिए पर्याप्त नहीं है। रैंक 2 के खजाने भी बहुत कम ही पैदा होते हैं, फिर रैंक 3 का खजाना यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? आप सही कह रहे हैं, सार का घनत्व ही नहीं बल्कि विश्व डोमेन के नियम भी रैंक 3 खजाने को जन्म देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। तो फिर रैंक 3 खजाना यहाँ कैसे प्रकट हुआ? इवान ने उलझन भरी आवाज में पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रैंक 3 खजाना यहाँ विश्व डोमेन में कैसे प्रकट हुआ। यह मेरे कारण यहाँ प्रकट हुआ। मैंने रैंक 3 खजाना बनाने के लिए विश्व डोमेन पर अपनी कानूनी शक्ति और अधिकार का उपयोग किया। क्या बकवास है? इवान आत्मा की बात सुनकर चौंक गया, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने उदास आवाज में कहा, अगर आपके पास रैंक 3 खजाना बनाने की शक्ति है तो आपको अपने अधिकार का उपयोग करके मेरे डोमेन ब्रेकर फ्रूट को भी रैंक 3 खजाना बनाना चाहिए था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टॉवर की आत्मा अवाक थी। क्या आपको लगता है कि रैंक 3 खजाना बनाना आसान है? पहली बार इवान ने देखा कि आत्मा की आवाज़ भावनाहीन नहीं थी बल्कि थोड़ी निराश लग रही थी। मुझे हजारों सालों से बचाई गई सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि विश्व डोमेन के नियमों को नुकसान पहुंचाए बिना रैंक 3 का खजाना बनाया जा सके, लेकिन फिर भी इवान ने टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा की बात सुनकर भौहें चढ़ा दी, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और उसे सुनना जारी रखा। जब क्लेयर ने देखा कि वह उस खजाने का इस्तेमाल करके अगले रैंक तक पहुंच सकती है तो उसने तुरंत उसे फिर से परिष्कृत करने का फैसला किया। 1 महीने के प्रयास के बाद उसने खजाने को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया और रैंक 3 के खजाने की कानून शक्ति के तहत, जो विश्व डोमेन की कानून शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, वह प्रतिबंधों से मुक्त हो गई और रैंक 2 पर पहुंच गई। टॉवर की आत्मा ने कहा और बोलना जारी रखा। रैंक 2 पर आगे बढ़ने के बाद वह इस मामले के बारे में सभी को सूचित करने के लिए एल्डोरिया शहर वापस जाना चाहती थी, लेकिन जिस क्षण क्लेयर रैंक 2 पर आगे बढ़ी, विश्व डोमेन के कानूनों ने उसके अस्तित्व को यहाँ अस्वीकार कर दिया और उसे सीधे टॉवर ऑफ असेंशन में भेज दिया गया। क्या आपका मतलब है कि रैंक 2 कोर इवॉल्वर विश्व डोमेन में नहीं रह सकता? हाँ, इवान के चेहरे पर एक गहरी शिकन उभरी जब उसने सुना कि टॉवर की आत्मा ने अभी क्या कहा। यदि रैंक 2 कोर इवॉल्वर विश्व डोमेन में नहीं रह सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं रैंक 2 पर आगे बढ़ने के बाद अपने शीर्षक का उपयोग करके यहाँ वापस नहीं आ सकता? आपको इस प्रतिबंध के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
चूंकि आप एल्डोरिया शहर के कानूनों को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए आप रैंक 2 पर आगे बढ़ने के बाद भी यहाँ वापस आ सकते हैं। टॉवर की आत्मा ने इवान के चेहरे पर गहरी उदासी देखकर कहा। इवान ने ये सुनकर राहत की सांस ली और मुख्य प्रश्न पूछे जो उसे परेशान कर रहे थे। तुमने कहा कि तुमने अपनी बची हुई ऊर्जा और विश्व डोमेन पर अपने अधिकार का इस्तेमाल उस रैंक 3 के खजाने को बनाने के लिए किया। तुमने वह रैंक 3 का खजाना क्यों बनाया जिसने क्लेयर को रैंक 2 तक आगे बढ़ने दिया, और वह हाना से कैसे जुड़ी है? अगर क्लेयर को विश्व डोमेन के नियमों के अनुसार टॉवर ऑफ असेंशन में भेजा गया था तो हाना अरोरा वर्ल्ड में कैसे पहुंची? इवान के मन में कई सवाल थे और उसने बिना किसी बात को घुमाए फिराए उन्हें पूछ लिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टॉवर की आत्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इवान ने फिर से बात नहीं की और टॉवर की आत्मा के बोलने का इंतजार किया। 1 मिनट की चुप्पी के बाद टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने आखिरकार बात की। मैंने रैंक 3 का खजाना इसलिए बनाया क्योंकि मुझे मेरे लिए कुछ करने के लिए एक शक्तिशाली रैंक 2 कोर रिवॉल्वर की मदद की जरूरत थी। क्लेयर एक शक्तिशाली कोर रिवॉल्वर थी, आप अपने मरे हुए की शक्ति को देखकर ही यह बता सकते हैं। इवान ने आत्मा की बात सुनकर अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि हाना की आध्यात्मिक शक्ति कितनी बेतुकी है। रैंक 2 पर आगे बढ़ने के बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ गई और मुझे लगा कि वह मेरी मदद कर पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी मदद करते समय वह एक दुर्घटना का शिकार हो गई और उसकी आत्मा 2 भागों में विभाजित हो गई। उसकी आत्मा का एक हिस्सा यूटोपिया भेजा गया जबकि दूसरा हिस्सा शून्य में खो गया। अध्याय 685 में सुनिश्चित करूंगा कि तुम मरो नहीं, भाग 1। दुर्भाग्य से क्लेयर मेरी मदद करते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गई और उसकी आत्मा 2 भागों में विभाजित हो गई। उसकी आत्मा का एक हिस्सा यूटोपिया भेजा गया जबकि दूसरा हिस्सा शून्य में खो गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसकी आत्मा 2 भागों में विभाजित हो गई थी? नहीं, इससे पहले ऐसा क्या था जिसके लिए तुम्हें क्लेयर की मदद की जरूरत थी? इवान ये सुनकर चौंक गया कि क्लेयर की आत्मा 2 भागों में विभाजित हो गई थी। आमतौर पर केवल एक शक्तिशाली आध्यात्मिक हमला ही किसी व्यक्ति की आत्मा को चकनाचूर कर सकता है, लेकिन क्लेयर एक प्रेत बिल्ली थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति सामान्य कोर रिवॉल्वर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसके अलावा रैंक 3 के खजाने को परिष्कृत करने के बाद वह रैंक 2 को रिवॉल्वर बन गई, इसलिए इवान कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी मजबूत थी। अगर इतनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद उसकी आत्मा 2 भागों में विभाजित हो गई थी, तो ये किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से हुआ होगा जिसकी आध्यात्मिक शक्ति उससे भी ज्यादा मजबूत थी। इवान ने मन ही मन सोचा और टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इवान की बात सुनकर टॉवर की आत्मा एक बार फिर चुप हो गई। इवान ने आत्मा को उत्तर देने के लिए जल्दी नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि वह सोच रही थी कि उसे बताना है या नहीं। पूरे 5 मिनट की चुप्पी के बाद इवान ने महसूस किया कि टॉवर की आत्मा ने आह भरी और आखिरकार एक निर्णय लिया। क्या आपको याद है कि पहले क्या हुआ था? आत्मा की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा मतलब तारों वाले आकाश का वह दृश्य है जो मैंने पहले देखा था? नहीं, वह दृश्य सिर्फ टॉवर ऑफ असेंशन के बाहर का दृश्य था। वर्तमान में तुम टॉवर ऑफ असेंशन के मध्य स्तर पर हो, यूटोपिया की सीमा तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। इवान ने टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा की बात सुनकर भौहें सिकुड़ी और अचानक कुछ सोचा। अगर तुम तारों वाले आकाश की बात नहीं कर रहे हो तो क्या तुम्हारा मतलब अंतरिक्ष की दरार से निकले एल्ड्रिच प्राणी से है? हाँ, टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने कहा और वह जारी रही। मुझे अपने लिए एक एल्ड्रिच प्राणी को हराने के लिए क्लेयर की मदद की जरूरत थी। एक एल्ड्रिच प्राणी को हराना? इवान एक बार फिर टॉवर की आत्मा की आवाज सुनकर दंग रह गया। पहले जो कुछ हुआ था उसे देखने के बाद इवान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि एल्ड्रिच प्राणियों से जुड़ी चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी वे दिखती हैं। उसे ये भी संदेह था कि कालकोठरी में उसने जिस एल्ड्रिच प्राणी को हराया था वह किसी कारण से वहां था। इन एल्ड्रिच प्राणियों के साथ क्या मामला है? वे यहाँ विश्व डोमेन में कैसे दिखाई दे सकते हैं? इवान का सवाल सुनकर उसके सामने का सुनहरा गोला थोड़ा हिल गया, मानो वह अपना सिर हिला रहा हो। मैं तुम्हें इस मामले के बारे में कुछ नहीं बता सकता। इवान ने टॉवर की आत्मा की आवाज सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम मुझे नहीं बता सकते, या ये कि तुम खुद नहीं जानते? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इवान सुनहरे गोले को देखता रहा। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने थोड़ी आह भरी और अपना हाथ हिलाया। इसे भूल जाओ, मुझे उस एल्ड्रिच प्राणी के बारे में और बताओ जिसने क्लेयर की आत्मा को चकनाचूर कर दिया, इवान ने कहा और अपने होठों के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ टॉवर की आत्मा को देखा। उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने मुझे यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम उस एल्ड्रिच प्राणी से निपटना चाहते थे, है न? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... हाँ, टॉवर की आत्मा ने एक पल की चुप्पी के बाद जवाब दिया क्योंकि उसने वास्तव में इसी कारण से इवान को बुलाया था।
क्लेयर की आत्मा को चकनाचूर करने वाला एल्ड्रिच प्राणी वास्तव में एसेंस कॉरिडोर के बीच में रहता है। एसेंस कॉरिडोर, वह क्या है? इवान ने अपने चेहरे पर उलझन की मुद्रा के साथ पूछा। एक बार जब कोई टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करता है तो उसका मैना वर्ल्ड एसेंस में विकसित हो जाएगा। एसेंस कॉरिडोर वह स्थान है जहां टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने वाले इवॉल्वर्स का मैना वर्ल्ड एसेंस में बदल जाता है। एक ऐसी जगह जहां आपका मैना वर्ल्ड एसेंस में बदल जाएगा। इवान टॉवर की आत्मा को सुनकर हैरान रह गया। उद्धरण चिन्ह ... आप कह रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण जगह पर एक एल्ड्रिच प्राणी रहता है? इवान के सामने का सुनहरा गोला नीचे गिर गया मानो वह दबा हुआ हो। ये लगभग 3 साल पहले हुआ था। किसी कारण से सार गलियारे के चारों ओर अंतरिक्ष अवरोध ढह गया और वहां एक शून्य दरार दिखाई दी। यह एल्ड्रिच प्राणी उस शून्य दरार के भीतर था। पिछले 3 सालों से यह उस शून्य दरार के भीतर रह रहा है और दरार को बंद होने से रोकने के लिए अपनी एल्ड्रिच ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। अधिकांश समय यह एल्ड्रिच प्राणी कुछ भी नहीं करता है और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए पूरे दिन सोता रहता है। लेकिन कभी कभी यह जाग जाता है और सार गलियारे से गुजरने वाले इवॉल्वर्स पर हमला करता है। ये कहने के बाद टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा रुक गई और एक पल की चुप्पी के बाद बोली, पिछले 3 सालों में इसने सार गलियारे से गुजरने वाले 15,000 से ज्यादा इवॉल्वर्स को मार डाला। इवान को टॉवर की आत्मा की आवाज़ सुनकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। 15,000 एस रैंकर्स जो रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने की कगार पर थे, वे इसके द्वारा मारे गए। इवान ने चौंकते हुए स्वर में कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हाँ, मैंने क्लेयर को विश्व डोमेन के प्रतिबंधों से मुक्त होने में मदद की क्योंकि मैं चाहता था कि वह इस एल्ड्रिच प्राणी को मार डाले। क्या तुम इसे खुद नहीं मार सकते या शून्य दरार को बंद नहीं कर सकते जैसे तुमने पहले दरार को बंद किया था? एसेंस कॉरिडोर यूटोपिया और विश्व डोमेन की सीमा के बीच स्थित है। यूटोपिया के प्रभाव के कारण एसेंस कॉरिडोर पर मेरा नियंत्रण सीमित है और मैं उस शून्य दरार को अपने आप बंद नहीं कर सकता। इवान ने आत्मा की आवाज़ सुनने के बाद एक पल के लिए सोचा और कुछ समय बाद पूछा, क्या कोई विशेष कारण था जिसके लिए तुमने क्लेयर को इस कार्य के लिए चुना? वह एल्ड्रिच प्राणी एक शून्य दरार के अंदर छिपा हुआ है जहां सामान्य कोर इवॉल्वर आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते। मैंने क्लेयर को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि वह शून्य दरार में प्रवेश किए बिना भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इससे निपटने में सक्षम होगी, लेकिन अफसोस चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैंने उम्मीद की थी। हालांकि वह एल्ड्रिच प्राणी एक रैंक 1 प्राणी था, लेकिन वह आध्यात्मिक हमलों में भी माहिर था। जब क्लेयर ने उस पर हमला करने के लिए अपने आध्यात्मिक कौशल का उपयोग किया तो उसे एक प्रतिक्रिया मिली और परिणामस्वरूप उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई। एल्ड्रिच प्राणी ने उसकी आत्मा की चोट का फायदा उठाया और अपने आध्यात्मिक कौशल का उपयोग करके उसकी आत्मा को 2 भागों में तोड़ दिया। आत्मा ये कहने के बाद रुकी और एक क्षण बाद बोली, जब उसकी आत्मा बिखर गई तो मैंने एसेंस कॉरिडोर पर जो थोड़ा बहुत नियंत्रण था उसका इस्तेमाल किया और उसकी आत्मा के एक हिस्से को उसके भौतिक शरीर के साथ यूटोपिया भेज दिया। इस बीच उसकी आत्मा का दूसरा हिस्सा शून्य दरार के अंदर चूसा गया जहां एल्ड्रिच प्राणी रह रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शून्य दरार के माध्यम से क्लेयर की आत्मा का वह हिस्सा आपकी दुनिया में आ गया और संयोग से एक प्रेत बिल्ली के शरीर पर कब्जा कर लिया। इवान दंग रह गया जब उसने टॉवर की आत्मा को सुना और हाना को देखा जो विस्मय में उसकी बाहों में थी। कुछ सेकंड के लिए हाना को देखने के बाद इवान ने सुनहरे गोले को देखा और अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं उस एल्ड्रिच प्राणी को मारने में तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरा मतलब है, क्लेयर एक रैंक 2 कोर इवॉल्वर थी लेकिन वह फिर भी उस प्राणी को मारने में सक्षम नहीं थी। मैं सिर्फ एक एस रैंकर हूं और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास उस एल्ड्रिच प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति है। मुझे खेद है, लेकिन मैं बिना किसी कारण के यह अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहता। इवान मूर्ख नहीं है। कालकोठरी में एल्ड्रिच प्राणी के खिलाफ अपनी लड़ाई और गोबू की क्षमताओं के बारे में जानने के कारण वह जानता है कि एल्ड्रिच प्राणियों से निपटना आसान नहीं है। हालांकि वह शक्तिशाली है, लेकिन वह उस प्राणी को मारने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं है जिसने क्लेयर को हराया था जो एक रैंक 2 इवॉल्वर थी। इवान की बात सुनकर टॉवर की आत्मा चुप रही। एक पल के बाद सुनहरा गोला थोड़ा हिल गया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसने इवान के दिल को ठंडा कर दिया। यदि आप उस एल्ड्रिच प्राणी को मारने में मेरी मदद करते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप अपने कोर रिवोल्यूशन के दौरान न मरें। प्रक्रिया अध्याय 686 में सुनिश्चित करूंगा कि तुम मरो नहीं, भाग दो। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सुनिश्चित करोगे कि मैं अपनी कोर इवोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान न मरूं? इवान का दिल धड़क उठा जब उसने टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा को सुना। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि आत्मा किस बारे में बात कर रही थी, फिर भी वह इसके बारे में और जानना चाहता था। तुम एक सामान्य कोर इवोल्वर नहीं हो। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे शरीर के भीतर 2 कोर हैं। जिस दिन से मैं अस्तित्व में आया हूं, अरबों लोगों ने टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग किया है, लेकिन मैंने कभी किसी को 2 कोर के साथ नहीं देखा है। टॉवर की आत्मा ने कहा और यह जारी रहा।
एक बार जब कोई सार गलियारे से गुजरता है और उसका सारा मैना विश्व सार में बदल जाता है, तो वे टॉवर की आखिरी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जो कि कोर इवोल्यूशन रूम है। कोर इवोल्यूशन रूम में उनका प्राइम कोर उनके जीवन के अनुभव के अनुसार विकसित होगा। उनके जीवन के अनुभव के अनुसार इवान ने टॉवर की आत्मा को सुनकर बड़बड़ाया और नेट और डार्क गिल्ड के अन्य लोगों के बारे में सोचा, जो अपने प्राइम कोर को डेमन कोर में विकसित करने के लिए अरोरा वर्ल्ड में सभी मनुष्यों को मारना चाहते थे। एक बार जब आप कोर इवोल्यूशन रूम में प्रवेश करते हैं, तो आपका प्राइम कोर भी आपके जीवन के अनुभव के अनुसार विकसित होगा, लेकिन मुझे आपके दूसरे कोर के बारे में निश्चित नहीं है। आमतौर पर किसी के लिए 2 कोर होना असंभव होना चाहिए था, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपके कोर विकसित होने के बाद कोर इवोल्यूशन रूम में क्या होगा। इवान आत्मा की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। मेरे पास मेरे मोनार्क फिजिक की वजह से 2 कोर हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से मेरी जान को कोई खतरा होना चाहिए, उसने सोचा और गोल्डन ऑर्ब की ओर देखा। क्या आप मोनार्क फिजिक के बारे में कुछ जानते हैं? उसने टॉवर की आत्मा से पूछा। मेरे पास मोनार्क फिजिक के बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन आपका मामला मोनार्क फिजिक के बारे में मेरी जानकारी से बिल्कुल अलग है। मेरी यादों के अनुसार मोनार्क फिजिक धारकों के पास भी केवल 1 कोर होता है। यहाँ तक कि मोनार्क फिजिक धारकों के पास भी केवल 1 कोर होता है। जब इवान ने टॉवर की आत्मा को सुना, तो वह चौंक गया, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि सभी मोनार्क फिजिक धारकों के पास उसके जैसे ही 2 कोर होते हैं। हाँ, सामान्य लोगों के विपरीत जो अपने प्राइम कोर के साथ पैदा होते हैं, मोनार्क फिजिक धारक अपने मोनार्क कोर के साथ पैदा होते हैं, इसलिए उनके पास प्राइम कोर नहीं होता है। लेकिन इवान की स्थिति के कारण टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा भी चकित थी और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। इवान टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा की बात सुनकर शब्दों के लिए खो गया और उसके चेहरे पर एक चकित भाव के साथ वहीं खड़ा रहा। एक पल के बाद इवान ने आह भरी और अपनी भौहों को रगड़ा। क्या आपको लगता है कि 2 कोर की वजह से मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... हाँ, एक पल की चुप्पी के बाद टॉवर की आत्मा ने जवाब दिया। आप ये क्यों कह रहे हैं कि 2 कोर की वजह से मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी? टॉवर का कोर एवोल्यूशन रूम प्राइम कोर के एवोल्यूशन के लिए उपयुक्त जगह है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एवोल्यूशन रूम के संपर्क में आने के बाद आपका मोनार्क कोर कैसे प्रतिक्रिया देगा। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह कोर एवोल्यूशन रूम की एवोल्यूशन ऊर्जा को अस्वीकार कर देगा और आपके कोर एवोल्यूशन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लानत है, इवान ने टॉवर की आत्मा को सुनकर शाप दिया और उसे सिरदर्द महसूस हुआ। उसने अपनी भौहें रगड़ी और उस चीज़ के बारे में सोचा जो टॉवर की आत्मा उससे करवाना चाहती थी। क्या मुझे वाकई एक एल्ड्रिच प्राणी से लड़ना होगा जिसने रैंक 2 कोर इवोल्वर की आत्मा को भी चकनाचूर कर दिया? इवान ने मन ही मन सोचा और टॉवर की आत्मा को हराने का मन किया। वह सिर्फ एक एस रैंकर था, लेकिन यह आत्मा चाहती है कि वह एक एल्ड्रिच प्राणी को मार डाले जो रैंक 2 प्राणी बनने की कगार पर है और पहले से ही क्लेयर जैसी किसी को मार सकता है। सब कुछ सोचने के बाद इवान ने सुनहरे गोले को देखा और गहरी आवाज में पूछा, अगर मैं उस एल्ड्रिच प्राणी को सफलतापूर्वक हरा देता हूं तो तुम मेरे कोर एवोल्यूशन के दौरान मेरी मदद कैसे करोगे? इवान की बातें सुनकर उसके सामने का सुनहरा गोला थोड़ा हिल गया और उसमें से एक छोटा कागज निकला। अगर आपको लगता है कि कोर एवोल्यूशन रूम की ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद आपका मोनार्क कोर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो अपने मोनार्क कोर को कोर एवोल्यूशन रूम की ऊर्जा से अलग करने के लिए इस डायमेंशनल चार्म का इस्तेमाल करें। टॉवर की आत्मा ने कहा और छोटा कागज इवान के सामने तैरने लगा। इवान ने छोटे कागज को पकड़ा और उसका विवरण उसके सामने प्रकट हुआ। डायमेंशनल क्रिएशन चार्म एस रैंक। इस चार्म का उपयोग करके आप बाहरी दुनिया से अंतरिक्ष को अलग करने के लिए 5x5 सेमी का एक छोटा आयाम बना सकते हैं। इवान ने टॉवर की आत्मा द्वारा दिए गए एस रैंक चार्म के विवरण को पढ़ने के बाद एक भान उठाए। इस चार्म का उपयोग करके आप अपने मोनार्क कोर को कोर एवोल्यूशन के कमरे की ऊर्जा से अलग कर पाएंगे। एक बार जब आपका प्राइम कोर सफलतापूर्वक विकसित हो जाता है और आप एवोल्यूशन रूम से बाहर निकल जाते हैं, तो आप इस आकर्षण का उपयोग करना बंद कर सकते हैं और आपका मोनार्क कोर सामान्य हो जाएगा। इवान ने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाते हुए अपने हाथ में आकर्षण को देखा। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस चीज़ का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वास्तव में अपने दोनों कोर को विकसित करना चाहता हूँ। इवान ने सोचा और अपने सामने सुनहरे गोले को देखा। मुझे इस एल्ड्रिच प्राणी के बारे में सब कुछ बताओ। लगभग 1 घंटे बाद टॉवर की आत्मा ने इवान को एल्ड्रिच प्राणी के बारे में सब कुछ बताया और वह जाने के लिए तैयार हो गया। मैं आपको सार गलियारे के अंदर टेलीपोर्ट करूंगा। इवान ने एक गहरी सांस ली और टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा की आवाज़ सुनकर अपना सिर हिलाया। जब टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। सुनहरे गोले से निकलने वाली रोशनी ने इवान को ढक लिया और उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। सावधान रहो, टॉवर की आत्मा ने कहा और एक चमक के साथ इवान सफ़ेद कमरे से गायब हो गया। अध्याय 687 सार गलियारा।
टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा द्वारा टेलीपोर्ट किए जाने पर इवान ने खुद को एक विस्तृत गलियारे में खड़ा पाया। गलियारा रिच वर्ल्ड एसेंस से भरा हुआ था और जुगनू की तरह दिखने वाले प्रकाश के छोटे छोटे कणों से रोशन था। अपने आसपास समृद्ध ऊर्जा को महसूस करते हुए इवान ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर विश्वसार द्वारा फिर से जीवंत हो रहा है। इस गलियारे में विश्वसार का घनत्व विश्व डोमेन की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है, इवान ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा। अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखने के बाद इवान ने गलियारे के गहरे क्षेत्र में नजर डाली। टॉवर की आत्मा के अनुसार सार गलियारा 10,000 मीटर लंबा है और हर बार जब मैं यहाँ 100 मीटर की दूरी तय करता हूँ तो मेरा 1% मान विश्वसार में बदल जाता है, इवान ने अपने चेहरे पर एक विचारशील नज़र के साथ कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। टॉवर की आत्मा ने जो कहा उसके अनुसार एल्ड्रिच प्राणी गलियारे के बीच में छिपा हुआ है। वर्तमान में मेरा लगभग 16% मान पहले ही विश्वसार में बदल चुका है। यदि टॉवर की आत्मा ने जो कहा वह सच है तो मेरे लगभग 65% मान विश्वसार में बदल जाएंगे, इससे पहले कि मैं उस स्थान पर पहुंचूं जहां एल्ड्रिच प्राणी रह रहा है, इवान ने कहा और एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, सार गलियारे को रोशन करने वाले प्रकाश के कण उसकी ओर दौड़े और उसके शरीर के अंदर चले गए। जैसे ही प्रकाश के कण उसके शरीर के अंदर गए, इवान ने देखा कि उसका मान विश्वसार में बदलना शुरू हो गया है। हालांकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, फिर भी इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसका मान कितनी तेजी से विश्वसार में बदल रहा था। इवान आगे बढ़ता रहा और जब उसने 100 मीटर की दूरी तय की तो उसने अचानक अपने शरीर के भीतर ऊर्जा की एक लहर महसूस की और उसका 1% मान विश्वसार में बदल गया। इस 1% विश्वसार के साथ अब उसका 17% मान विश्वसार में बदल गया। जब सार गलियारे ने उसके मान का 1% विश्वसार में बदल दिया तो इवान एक पल के लिए रुक गया और अपने शरीर के भीतर बन रहे सार की जांच की। एक बार जब उसने अपने शरीर के भीतर बन रहे विश्वसार की सावधानीपूर्वक जांच की तो इवान खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। हालांकि इस विश्वसार की गुणवत्ता सार संघनक गोलियों द्वारा प्रदान किए गए विश्वसार से बेहतर है, फिर भी यह रून ऑफ एवोल्यूशन के कारण मेरे शरीर में बनने वाले विश्वसार से भी बदतर है, इवान ने नए बने विश्वसार की गुणवत्ता को देखने के बाद अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा। उसने अपने शरीर में विश्वसार को कुछ और मिनटों तक देखा और आह भरी। ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अपने विश्वसार को परिष्कृत करने के लिए कुछ गोलियों या औषधियों की तलाश करनी होगी, इवान ने बड़बड़ाया और एक बार फिर आगे बढ़ गया। लगभग 5 मिनट बाद इवान ने 1500 मीटर की दूरी तय की और उसके कोर के भीतर विश्वसार की कुल मात्रा 30% से अधिक हो गई। जिस क्षण उसके कोर के भीतर विश्वसार की मात्रा 30% से अधिक हो गई, इवान ने देखा कि विश्वसार उसके प्राइम कोर को छोड़कर उसके पूरे शरीर में बहने लगा। इवान को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह पहले से ही कोर रिवोल्वर्स के विश्वसार को जानता था, उनके पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। जैसे ही विश्वसार उसके मूल से प्रवाहित होने लगा, इसने उसके शरीर के भीतर एक विश्वसार चैनल बनाया जिसने उसके सभी शारीरिक अंगों को उसके मूल से जोड़ दिया, जिससे उसकी शारीरिक शक्तियां बहुत मजबूत हो गईं। जब विश्वसार चैनल बनाया गया तो इवान ने अपने शरीर के अंदर ऊर्जा की एक लहर महसूस की और उसके शरीर के भीतर सभी कोशिकाएं जीवन शक्ति से भर गईं। अब मुझे समझ में आया कि रैंक 1 कोर इवॉल्वर और एस रैंकर के बीच शारीरिक अंतर इतना बड़ा क्यों है, इवान ने बुदबुदाया जब उसने महसूस किया कि विश्वसार चैनल उसके शरीर में क्या बदलाव लाया है। विश्वसार चैनल की स्थापना के साथ इवान ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति अब अपने किसी भी कौशल का उपयोग किए बिना भी एक नए पदोन्नत रैंक 1 कोर इवॉल्वर की तुलना में अधिक मजबूत थी। मुझे आश्चर्य है कि मेरी शारीरिक शक्ति किस स्तर तक पहुंच जाएगी जब मेरा सारा मन विश्वसार में बदल जाएगा और मेरा कोर सफलतापूर्वक अगले स्तर तक विकसित हो जाएगा, इवान ने खुद से प्रत्याशा से भरी आवाज में कहा और एक बार फिर आगे बढ़ गया। जल्द ही इवान ने सार गलियारे में 4900 मीटर की दूरी तय की और अंततः वह चीज देख ली जिसकी उसे तलाश थी। सार गलियारा दसियों किलोमीटर चौड़ा था और लोगों के लिए शून्य दरार को नोटिस करना मुश्किल था जहां एल्ड्रिच प्राणी रह रहा था जब तक कि वे उस क्षेत्र से न गुजरे जहां शून्य दरार स्थित थी। लेकिन टॉवर की आत्मा के निर्देशों और शून्य ऊर्जा की उसकी समझ के कारण इवान के लिए शून्य दरार को ढूंढना मुश्किल नहीं था जहां एल्ड्रिच प्राणी रह रहा था। ये शून्य दरार मेरी अपेक्षा से छोटी है, इवान ने अपने सामने 50 सेंटीमीटर चौड़ी शून्य दरार को देखते हुए कहा। शून्य दरारों के किनारों को एल्ड्रिच ऊर्जा द्वारा जंग लगा दिया गया था और यह इसे बंद होने से रोक रहा था। टॉवर की आत्मा के अनुसार यह एल्ड्रिच प्राणी अधिकांश लोगों को अनदेखा करता है और केवल उन लोगों पर हमला करता है जो शून्य दरार के पास के क्षेत्र से गुजरते हैं, इवान ने कहा और अपनी ठुड्डी को रगड़ा। यह एल्ड्रिच क्रेटोट्रे शून्य दरार के अंदर है, इसलिए अगर मैं इसके खिलाफ लड़ना चाहता हूं तो मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भी उपयोग करना होगा। हालांकि इवान शून्य की वैचारिक ऊर्जा के बारे में कुछ बातें जानता था, फिर भी वह शून्य दरार में प्रवेश करने और शून्य में किसी के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने से बहुत दूर था।
टॉवर की आत्मा ने मुझे इस एल्ड्रिच प्राणी से निपटने के लिए कहा और अगर मैं इस समस्या को हल करना चाहता हूं तो मुझे इसे मारने की जरूरत नहीं है। इवान ने कुछ मिनटों तक शून्य दरार को देखने के बाद कहा और उसकी आंखें तीखी हो गईं। मुझे बस एल्ड्रिच ऊर्जा के बारे में कुछ करने की जरूरत है जो शून्य दरार को बंद होने से रोक रही है, और एक बार दरार बंद हो जाने पर यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। जैसे ही इवान ने ये कहा, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया, अपने फ्लिकर सटेप कौशल का उपयोग करके शून्य दरार की ओर बढ़ गया। अध्याय 688 शून्य दरार भाग 1। फ्लिकर सटेप। इवान ने अपने फ्लिकर सटेप कौशल का उपयोग किया और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका रूप बदलने लगा। उसके चारों ओर गहरे नारंगी रंग की लपटें दिखाई दी, उसकी ऊंचाई 210 सेमी हो गई और उसका शरीर पूरी तरह से काला हो गया। उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। छाया कब्जा। इवान ने बड़बड़ाया और फ्लिकर सटेप के साथ खुद को एशर के साथ विलय करने के लिए छाया कब्जा कौशल का उपयोग किया। ये पहली बार था जब इवान ने छाया कब्जा कौशल का उपयोग करके खुद को एशर के साथ विलय किया था, और एशर के साथ विलय के बाद उसके शरीर के भीतर जो शक्ति बढ़ रही थी उससे वह चौंक गया था। फ्लिकर सटेप और छाया कब्जा कौशल द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के कारण इवान एक पल में शून्य दरार के सामने प्रकट हुआ। शून्य दरार के भीतर सो रहे एल्ड्रिच प्राणी ने स्पष्ट रूप से उस समय ऊर्जा में उतार चढ़ाव को देखा जब इवान ने अपने छाया कब्जा और फ्लिकर सटेप कौशल का उपयोग किया, और वह चौंक कर जाग गया। हालांकि यह ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस करते ही जाग गया, फिर भी यह इवान के हमले का जवाब देने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। जिस क्षण इवान शून्य दरार के सामने पहुंचा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति हिल गई। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक औंस भी रोके बिना इवान ने अपनी पूरी ताकत से सोल नीडल आर्टिफैक्ट को सक्रिय किया। सोल नीडल रैंक 1 हाई ग्रेड आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट, एक आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट जो सीधे लक्ष्य की आत्मा पर हमला कर सकता है। इस आर्टिफैक्ट का उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ता को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसे परिष्कृत करना होगा। अपने अधिकार के समाप्त होने के लिए कूल डाउन समय की प्रतीक्षा करने के लिए इवान ने वर्ल्ड डोमेन में जो एक महीना बिताया, उस दौरान उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सोल नीडल को परिष्कृत किया था और अब वह इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। इवान की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही शैडो पोजेशन स्किल का उपयोग किए बिना भी पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर के बराबर थी, और अब जब उसने खुद को एशर के साथ मिला लिया था जो रैंक 1 के शिखर पर था, तो इवान की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही नए पदोन्नत रैंक 2 कोर इवॉल्वर से अधिक मजबूत थी। हालांकि क्लेयर के रैंक 2 पर पहुंचने के बाद भी यह उससे थोड़ा कमजोर हो सकता है क्योंकि वह आध्यात्मिक हमलों में माहिर थी। इवान को अभी भी विश्वास था कि वह सोल नीडल का उपयोग करके एल्ड्रिच प्राणी को कम से कम घायल करने में सक्षम होगा, भले ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति क्लेयर से कमजोर हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति क्लेयर से कमजोर थी तो इवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एल्ड्रिच प्राणी को कैसे घायल कर सकता है। इवान को लगा कि वह एल्ड्रिच प्राणी को घायल करने में सक्षम होगा क्योंकि वह जानता था कि एल्ड्रिच प्राणी आध्यात्मिक हमलों में माहिर था। इस बीच जब क्लेयर ने उस पर हमला किया तो उसे इस तथ्य के बारे में पता नहीं था। इस तथ्य के बारे में न जानने के कारण उसने एल्ड्रिच प्राणी पर हमला करते समय अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, ये सोचकर कि वह अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना भी उसे मार सकेगी। आखिरकार वह सिर्फ रैंक 1 प्राणी था और वह रैंक 2 पर थी। लेकिन इवान को एल्ड्रिच प्राणी की रैंक की परवाह नहीं थी। हालांकि वह सिर्फ रैंक 1 प्राणी था, फिर भी उसने जरा भी पीछे नहीं हटा और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल आत्मा की सुई को मजबूत करने के लिए किया। इवान को अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल आत्मा की सुई को मजबूत करने के लिए करने की वजह से थोड़ा चक्कर आ रहा था। जिस क्षण इवान की सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई, उसकी भौहों के बीच से एक छोटी सुई निकली। छोटी सुई एक तेज आध्यात्मिक आभा छोड़ रही थी जिससे किसी की आत्मा डर से कांप उठती थी। जिस क्षण आत्मा की सुई शून्य दरार के अंदर गई, उसमें से आध्यात्मिक शक्ति से भरी एक अजीब सी दर्दनाक आवाज निकली। तारांकन खांसी। जब आध्यात्मिक शक्ति से भरी एल्ड्रिच प्राणी की दर्दनाक आवाज इवान के कानों तक पहुंची तो उसने मुंह में खून भर लिया। अरे, इस एल्ड्रिच प्राणी की आध्यात्मिक शक्ति चाँद से बाहर है। इवान ने मन ही मन कोसा जब उसने महसूस किया कि एल्ड्रिच प्राणी की आवाज भी आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी। अगर वह सामान्य स्थिति में होता तो वह आसानी से इस तरह के आध्यात्मिक हमले से खुद का बचाव कर लेता, लेकिन अब उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से सूख चुकी थी क्योंकि उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति आत्मा सुई में खर्च कर दी थी। एल्ड्रिच प्राणी की आध्यात्मिक आवाज की वजह से इवान की दृष्टि धुंधली हो गई। हालांकि एल्ड्रिच प्राणी के आध्यात्मिक हमले की वजह से उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई थी, इवान को यकीन था कि आत्मा सुई की वजह से प्राणी निश्चित रूप से घायल हो गया था और यह शून्य दरार को बंद करने का उसका सबसे अच्छा मौका था। अपनी कम आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से महसूस हो रहे सिरदर्द को नजरअंदाज करते हुए इवान ने शून्य दरार को देखा और पाया कि दरार को ढकने वाली एल्ड्रिच ऊर्जा बहुत कम हो गई थी।
हालांकि एल्ड्रिच ऊर्जा बहुत कम हो गई है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, इवान ने अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव के साथ कहा जब उसने शून्य दरार के किनारों के आसपास एल्ड्रिच ऊर्जा को देखा। मुझे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे एल्ड्रिच प्राणी शून्य दरार को बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दे। इवान ने बड़बड़ाया और फिर से हमला करने वाला था जब कुछ अप्रत्याशित हुआ। एल्ड्रिच प्राणी ने एक बार फिर वही आध्यात्मिक हमला किया जो उसने पहले किया था। तारांकन खांसी। आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण इवान का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया और उसने एक बार फिर खून खांसा। हमले से उबरने से पहले वूश, एक विकृत हाथ शून्य दरार से बाहर आया और सीधे उसकी छाती पर लगा। धमाका, एक धमाकेदार आवाज गूंजी और इवान सार गलियारे में पीछे की ओर उड़ गया जैसे कि उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। इवान ने बीच हवा में बहुत सारा खून थूका और उसे लगा कि उसका सिर घूम रहा है। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति की कमी के कारण उसका सिर घूम रहा था, इवान ने अपने दांत पीस लिए और हवा में ही अपना संतुलन बनाए रखा। अपना संतुलन वापस पाने के बाद उसने जल्दी से शून्य दरार की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने शून्य दरार को देखा, इवान का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने देखा कि कुछ विकृत अंग शून्य दरार से बाहर आ रहे थे और इसे चौड़ा कर रहे थे ताकि एल्ड्रिच प्राणी दरार से बाहर निकल सके और सार गलियारे में प्रवेश कर सके। अरे, मुझे उस हमले में अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति पहले इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, इवान ने शाप दिया जब उसने देखा कि एल्ड्रिच प्राणी शून्य दरार से बाहर आ रहा था। हालांकि इवान को नहीं पता था कि एल्ड्रिच प्राणी कितना शक्तिशाली था, लेकिन कम से कम उसे पता था कि उसकी वर्तमान स्थिति में वह इस एल्ड्रिच प्राणी के आध्यात्मिक हमलों का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा जिसकी आत्मा एक सामान्य रैंक 2 कोर रिवॉल्वर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। अध्याय 689 शून्य दरार भाग 2। जब इवान ने देखा कि एल्ड्रिच प्राणी शून्य दरार से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे याद आया कि टॉवर की आत्मा ने उससे क्या कहा था जब उसने उसे एल्ड्रिच प्राणी के बारे में बताया था। एसेंस कॉरिडोर वर्ल्ड डोमेन और यूटोपिया की सीमाओं के बीच स्थित है। यदि आप एसेंस कॉरिडोर के अंदर शक्तिशाली हमलों का उपयोग करते हैं और इसके अंतरिक्ष अवरोध को नष्ट करते हैं, तो आप वर्ल्ड डोमेन और यूटोपिया के शून्य के बीच खो जाएंगे। जैसे ही टॉवर की आत्मा के शब्द उसके दिमाग में गूंजे, इवान ने अपने दांत पीस लिए और अपनी कम आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण चक्कर आने के बावजूद शून्य दरार की ओर बढ़ गया। मैं इस कमीने को बाहर नहीं आने दे सकता, या अगर हम यहाँ लड़े और कॉरिडोर का स्थान ढह गया तो यह एक आपदा होगी, इवान ने मन ही मन सोचा और उसके शरीर के चारों ओर गहरी नारंगी आग दिखाई दी। अग्नि की संकल्पनात्मक ऊर्जा, जिसका उपयोग वह छाया कब्जा कौशल के कारण कर सकता था, हिल गई और उसके हाथ में गहरे नारंगी रंग की अग्नि से बनी तलवार दिखाई दी। अपनी उच्च चपलता का उपयोग करते हुए इवान एक पल में शून्य दरार के पास दिखाई दिया और अग्नि तलवार का उपयोग करके एल्ड्रिच प्राणी के विकृत अंगों को काट दिया जो शून्य दरार को चौड़ा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह इससे बाहर आ सके। जब इवान ने उसके कई अंगों को काट दिया, तब एल्ड्रिच प्राणी ने एक बार फिर आध्यात्मिक हमलों का उपयोग किया, लेकिन अपनी पूरी इच्छाशक्ति का उपयोग करते हुए इवान ने आध्यात्मिक हमलों के कारण महसूस होने वाले सिरदर्द को अनदेखा किया और उसके अंगों को काटना जारी रखा। यह अच्छा है कि एल्ड्रिच प्राणी की आत्मा सुई के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई, अन्यथा अपनी अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति के साथ यह अपने कुछ हमलों से ही मेरी आत्मा को चकनाचूर कर सकता था, जैसे इसने क्लेयर की आत्मा को चकनाचूर कर दिया था। इवान ने मन ही मन सोचा और प्राणी के अंगों को काटना जारी रखा ताकि वह शून्य दरार के आकार को बढ़ा न सके। एल्ड्रिच प्राणी के अंग एल्ड्रिच ऊर्जा में ढके हुए थे और स्टील की तरह सख्त थे, लेकिन अग्नि तलवार की जलती हुई शक्ति के तहत इवान ने उन्हें ऐसे काटा जैसे वह कुल्हाड़ी से लकड़ी के ब्लॉक काट रहा हो। अचानक एल्ड्रिच प्राणी ने अपने आध्यात्मिक हमले का एक और प्रयोग किया। पहले तो इवान ने हमले को नजरअंदाज किया और प्राणी के अंगों को काटना जारी रखा, लेकिन जब ये हमला उस पर हुआ तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने महसूस किया कि इस हमले की शक्ति उसके पिछले हमलों की तुलना में कम से कम 2 गुना अधिक मजबूत थी। तारांकन खांसी। इवान को पहले से ही कुछ आध्यात्मिक हमलों को अनदेखा करने के कारण परेशानी हो रही थी, इसलिए जब उसे अचानक एक अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक हमला मिला तो उसने खून की खांसी की और एक पल के लिए ध्यान खो दिया। जिस क्षण इवान ने ध्यान खो दिया, शून्य दरार का आकार अचानक बढ़ गया और उसमें से एल्ड्रिच ऊर्जा की एक किरण निकली जो सीधे इवान की छाती की ओर जा रही थी, जहां उसका दिल स्थित था। जब एल्ड्रिच ऊर्जा की किरण शून्य दरार से बाहर आई तो इवान के शरीर के सभी बाल खड़े हो गए और आसन्न कयामत की भावना ने उसके शरीर को घेर लिया। हालांकि उसे एल्ड्रिच प्राणी के आध्यात्मिक हमले के कारण चक्कर आ रहा था, फिर भी उसने हमले से बचने के लिए अवचेतन रूप से अपने शरीर को एक तरफ झुका लिया। पुची। भले ही इवान ने आखिरी सेकंड में अपने शरीर को बगल की ओर घुमाया, लेकिन एल्ड्रिच ऊर्जा की किरण फिर भी उसके कंधे को भेद गई। एल्ड्रिच ऊर्जा की शक्ति इतनी अधिक थी कि यद्यपि इवान एशर के साथ विलीन हो गया था, फिर भी किरण ने उसके कंधे में एक पारदर्शी छेद बना दिया। इवान के कंधे से खून की एक धारा फूट पड़ी और वह दर्द से कराह उठा। वूश। इससे पहले कि इवान हमले से उबर पाता, एल्ड्रिच प्राणी के और अंग शून्य दरार से बाहर आ गए और उसे चौड़ा करना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे शून्य दरार का आकार बढ़ता गया, इवान ने दरार के अंदर से उसे देखने वाली 4 गहरी हरी आंखों की जोड़ी देखी। चारों आंखें ठंड से भरी हुई थीं और उनमें देखते ही इवान को लगा कि उसकी आत्मा थोड़ी कांप रही है। एक रैंक 1 प्राणी की आत्मा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? इवान ने चौंकते हुए स्वर में कहा जब उसने महसूस किया कि एल्ड्रिच प्राणी की आंखों में देखते ही उसकी आत्मा थोड़ी कांप उठी। जैसे जैसे इवान ने दरार के आकार को तेजी से बढ़ते देखा, उसके चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव प्रकट हुआ और उसने आह भरी। लगता है मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसने मन ही मन कहा और चेहरे पर अनिच्छा के भाव के साथ अपने छाया भंडार से एक छोटा सा सफेद रंग का मनका निकाला। मैंने सोचा था कि मैं इसे अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में रखूंगा अगर यूटोपिया पहुंचने के बाद मुझे किसी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन अब जब स्थिति यह हो गई है। इवान ने अपने हाथों में छोटे सफेद मनके को देखते हुए खुद से कहा। छोटा सफेद मनका वह क्षमता मनका था जो नोअर ने उसे तब दिया था जब वह कालकोठरी को साफ करने के लिए कालकोठरी शहर के लिए निकला था। यदि संभव हो तो वह क्षमता मनका का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन स्थिति को देखते हुए वह जानता था कि उसके पास नोअर द्वारा दी गई क्षमता मनका का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि केवल यह मनका ही एल्ड्रिच प्राणी को सार गलियारे के अंतरिक्ष अवरोध को नुकसान पहुंचाए बिना शून्य दरार से बाहर आने से रोक सकता था। जब इवान ने अपने छाया भंडारण से क्षमता मनका निकाला और एल्ड्रिच प्राणी के आध्यात्मिक हमले से उबर गया, तो शून्य दरार 2 मीटर आकार में बदल गई और एक लंबा हरा चेहरा जिसमें एक एलियन जैसा विशाल सिर था, उसमें से निकला। जिस क्षण एल्ड्रिच प्राणी का चेहरा बाहर आया, उसने अपना मुंह खोला, सैकड़ों तीखे दांत दिखाए और एक और आध्यात्मिक हमला करने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह अपना आध्यात्मिक हमला कर पाता, इवान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सफेद क्षमता मनका को कुचल दिया। जैसे ही इवान ने क्षमता मनका को कुचला, उसके पीछे नोअर की 3 मीटर लंबी प्रेत छवि प्रकट हुई, जो बिना किसी भावना के एल्ड्रिच प्राणी को देख रही थी। प्रकट होने के बाद उसने अपनी एक उंगली एल्ड्रिच प्राणी की ओर इशारा की और एसेंस कॉरिडोर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। चूंकि नोअर आध्यात्मिक हमलों में माहिर एक प्रेत बिल्ली थी, इसलिए उसने जो कौशल क्षमता मनके के अंदर सील किया था, वह भी एक आध्यात्मिक कौशल था। नोअर की प्रेत छवि से आने वाली आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए एल्ड्रिच प्राणी घबरा गया और शून्य दरार में वापस लौटने की कोशिश की। अगर यह अपनी सही स्थिति में होता तो एल्ड्रिच प्राणी को इस आध्यात्मिक हमले की परवाह नहीं होती, ये क्लेयर के आध्यात्मिक हमले का भी सामना कर सकता था जो रैंक 2 को रिवॉल्वर थी। लेकिन समस्या ये थी कि वर्तमान में एल्ड्रिच प्राणी की आत्मा इवान द्वारा पहले इस्तेमाल की गई आत्मा सुई के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और यह एक और शक्तिशाली आध्यात्मिक हमले का सामना करने की स्थिति में नहीं थी। इवान पर आक्रामक रूप से हमला करने का एकमात्र कारण ये था कि वह महसूस कर सकता था कि इवान की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और वह पहले की तरह एक और आध्यात्मिक हमला नहीं कर सकता था। लेकिन एल्ड्रिच प्राणी ने कभी नहीं सोचा था कि इवान के पास आध्यात्मिक हमले के प्रकार का कौशल युक्त एक क्षमता मनका होगा। जब इवान ने देखा कि नोअर की प्रेत छवि से आने वाली आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस करने के बाद एल्ड्रिच प्राणी शून्य दरार में वापस जाना चाहता था, तो उसने सूंघकर एडम के गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल को एल्ड्रिच प्राणी के चारों ओर के स्थान को ठोस बनाने के लिए लिया ताकि उसकी हरकतों को रोका जा सके। एल्ड्रिच प्राणी तब स्तब्ध रह गया जब उसके चारों ओर का स्थान अचानक कठोर हो गया और वह हिलने में सक्षम नहीं था। उसके अजीब चेहरे पर एक घबराई हुई नजर चमक उठी और उसने गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल के प्रभाव से मुक्त होने के लिए एल्ड्रिच ऊर्जा का उपयोग किया। लेकिन इससे पहले कि एल्ड्रिच प्राणी गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल के प्रतिबंधों से मुक्त हो पाता, आत्मा की पीड़ा, नोअर की प्रेत छवि के मुंह से एक उदासीन आवाज आए और जिस उंगली से वह एल्ड्रिच प्राणी की ओर इशारा कर रही थी, उसमें से एक किरण निकली। किरण एल्ड्रिच प्राणी के सिर से टकराए और उसके शरीर के अंदर चली गई, सीधे उसकी आत्मा पर हमला किया। आह! एल्ड्रिच प्राणी पीड़ा में चिल्लाया और उसकी चारों आंखों से हरा खून बहने लगा। हमला करने के बाद नोअर की प्रेत छवि गायब हो गई। इवान ने एल्ड्रिच प्राणी की दयनीय चीख को अनदेखा किया और नोअर के हमले से घायल होते ही उस पर गोली चला दी। अपनी उच्च चपलता का उपयोग करते हुए वह एक पल में एल्ड्रिच प्राणी के चेहरे के सामने पहुंच गया। इस छोटी सी अवधि में उसने जो थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, वह हिल गई और इवान ने अपना मुंह खोल दिया। आत्मा विच्छेद, उसने कहा और एक भयानक सिरदर्द महसूस किया क्योंकि उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति एक बार फिर समाप्त हो गई थी। आत्मा विच्छेद, इस कौशल को सक्रिय करने के बाद उपयोगकर्ता अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके 1 सेकंड के लिए किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को तोड़ सकता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है या अस्थायी रूप से अक्षम हो जाता है। हालांकि इवान ने एक बार फिर अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खो दी और उसे भयानक सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन आत्मा विच्छेद का परिणाम आसान था। आमतौर पर इवान के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना एल्ड्रिच प्राणी को प्रभावित करना असंभव होता, लेकिन नोअर के हमले के प्रभाव के कारण आत्मा विच्छेद कौशल ने एल्ड्रिच प्राणी की आत्मा और भौतिक शरीर के बीच के संबंध को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। जिस क्षण एल्ड्रिच प्राणी की आत्मा और भौतिक शरीर के बीच का संबंध टूट गया, एल्ड्रिच ऊर्जा जो शून्य दरार को बंद होने से रोक रही थी, गायब हो गई।
सोनिक रेजोनेंस। इससे पहले कि एल्ड्रिच प्राणी अपनी आत्मा और भौतिक शरीर के बीच का संबंध फिर से प्राप्त कर पाता, इवान ने अपनी मुट्ठी से उसके विशाल सिर पर प्रहार किया, जिससे वह शून्य दरार के अंदर वापस उड़ गया। अब मेरा मौका है। जिस क्षण एल्ड्रिच प्राणी शून्य दरार के अंदर उड़ गया, इवान की आंखें तेज हो गईं। अब जबकि एल्ड्रिच प्राणी शून्य के अंदर गहराई में था और कोई एल्ड्रिच ऊर्जा दरार को बंद होने से नहीं रोक रही थी, इवान आखिरकार इसे बंद कर सकता था। इवान के शरीर के अंदर शून्य की वैचारिक ऊर्जा हिल गई और उसने अपना हाथ शून्य दरार के सामने लाया। शून्य टूटना। अपने द्वारा बनाए गए पहले शून्य कौशल का उपयोग करते हुए इवान ने शून्य दरार के चारों ओर के स्थान को चकनाचूर कर दिया और एक शून्य दरार बना दी। जिस क्षण शून्य दरार दिखाई दी, शून्य दरार जहां एल्ड्रिच प्राणी रह रहा था, शून्य दरार में विलीन हो गई और इवान अब अपने शरीर के अंदर मौजूद शून्य ऊर्जा का उपयोग करके पूरे शून्य दरार को नियंत्रित कर सकता था। इवान द्वारा अंतरिक्ष को चकनाचूर करने और शून्य दरार पर नियंत्रण करने के कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी शून्य ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया। जिस क्षण इवान ने शून्य ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया, शून्य दरार जिसे उसने शून्य तोड़ने के कौशल का उपयोग करके बनाया था, वह तीव्र गति से बंद होने लगी। शून्य दरार को तीव्र गति से बंद होते देख, हालांकि इवान को आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण चक्कर आ रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन इवान के चेहरे पर मुस्कान तब कठोर हो गई जब उसने अचानक एल्ड्रिच प्राणी की गुस्से भरी चीख सुनी और महसूस किया कि वह तीव्र गति से शून्य दरार की ओर आ रही है। ये कमीना, इवान ने शाप दिया जब उसने देखा कि एल्ड्रिच प्राणी शून्य दरार की ओर भाग रहा है और प्राणी को रोकने के लिए शून्य दरार के अंदर आग के गोले और आग के भाले दागे। एल्ड्रिच प्राणी दर्द से चिल्लाया जब उसे आग के गोले और आग के भाले लगे और उसकी गति धीमी हो गई। शून्य दरार सिकुड़ती रही और जल्द ही ये केवल 10 सेंटीमीटर चौड़ी रह गई। जब इवान ने सोचा कि शून्य दरार बंद हो जाएगी, तो उसमें से एक विकृत हाथ निकला और उसे बंद होने से रोकने की कोशिश की। इवान आध्यात्मिक शक्ति की कमी के कारण पहले से ही मुश्किल में था, इसलिए जब उसने एल्ड्रिच प्राणी की विकृत भुजा देखी जो शून्य दरार को बंद होने से रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और उसने अपने हाथ में आग की तलवार का उपयोग करके एल्ड्रिच प्राणी की भुजा को काट दिया। एल्ड्रिच प्राणी दर्द में चिल्लाया और दरार को बंद होने से रोकने के लिए एक और हाथ बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ बाहर आ पाता, शून्य दरार बंद हो गई। जिस क्षण शून्य दरार बंद हुई, टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने सार गलियारे पर अपने छोटे से नियंत्रण का उपयोग किया और उस स्थान के चारों ओर अंतरिक्ष अवरोध को मजबूत किया जहां एक क्षण पहले शून्य दरार थी। इवान ने उस ऊर्जा को अनदेखा किया जो अंतरिक्ष अवरोध को मजबूत कर रही थी और दरार बंद होने के बाद जमीन पर गिर गया। आखिरकार मैं इस जगह को छोड़ सकता हूं और कोर इवोल्यूशन रूम में जा सकता हूं, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा क्योंकि वह जमीन पर गिर गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अध्याय 690 कोर इवोल्यूशन भाग 1। यह अच्छा है कि मैंने उस कमीने को मुक्का मारने के लिए सोनिक रेजोनेंस का इस्तेमाल करते समय सोल नीडल को वापस पा लिया, अन्यथा ये शून्य में खो जाती। इवान ने अपने हाथ में छोटी सुई को देखते हुए बड़बड़ाया। एक विचार के साथ उसने सोल नीडल को नियंत्रित किया और यह उसके हाथ से गायब हो गई, उसके सोल स्पेस में वापस आ गई। सोल नीडल एक आध्यात्मिक कलाकृति थी और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसे परिष्कृत किया था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसे परिष्कृत करने के कारण इवान इसे अपने सोल स्पेस में संग्रहित कर सकता था। सोल नीडल को अपने सोल स्पेस में वापस डालने के बाद इवान खड़ा हुआ और उस जगह को देखा जहां पहले शून्य दरार हुआ करती थी। इवान द्वारा शून्य दरार को बंद किए हुए 3 घंटे हो चुके थे। टॉवर की आत्मा ने एसेंस कॉरिडोर पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल किया और अब उस क्षेत्र के चारों ओर अंतरिक्ष अवरोध जहां पहले शून्य दरार हुआ करती थी, पहले की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। चलो देखते हैं कि वह कमीना अभी भी यहाँ है या नहीं, इवान ने खुद से कहा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करने के बाद उसने पिछले 3 घंटों में प्राप्त शून्य ऊर्जा का इस्तेमाल किया और शून्य कौशल का इस्तेमाल किया जिसे उसने तब समझा जब शून्य ऊर्जा की उसकी समझ 10% तक पहुंच गई। जैसे ही इवान ने शून्य ऊर्जा का इस्तेमाल किया, उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां अचानक बहुत तेज हो गईं और मक्खन में से गुजरने वाले गर्म चाकू की तरह उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां अंतरिक्ष अवरोध को पार करके शून्य में प्रवेश कर गईं। जिस क्षण इवान की आध्यात्मिक इंद्रियां शून्य में प्रवेश कर गईं, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत काफी अधिक है, फिर भी ये तब से बेहतर है जब मैं शून्य अध्ययन कौशल का इस्तेमाल शून्य में प्रवेश करने वाले के बूटों के माध्यम से करता हूं, इवान ने कहा जब उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां शून्य में प्रवेश कर गईं। इवान अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के शून्य में प्रवेश करने के बाद एल्ड्रिच प्राणी की तलाश करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खोज पाता, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव ने शून्य को भर दिया। उसने एल्ड्रिच प्राणी की आवाज सुनी और देखा कि वह उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को नष्ट करने के लिए आध्यात्मिक कौशल का उपयोग करने वाला था। ये देखकर कि एल्ड्रिच प्राणी उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को नष्ट करना चाहता था, इवान को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को शून्य से वापस ले लिया।
अरे, अगर मैं एक पल भी देर से आता तो मेरी आत्मा गंभीर रूप से घायल हो जाती, इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को शून्य से वापस लेने के बाद कहा और अपने माथे पर लगे ठंडे पसीने को पोंछा। ऐसा लगता है कि यह एल्ड्रिच प्राणी अभी भी एसेंस कॉरिडोर के अंतरिक्ष अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इवान ने एक पल के बाद कहा, लेकिन उसे इसकी बहुत परवाह नहीं थी। उसका काम शून्य दरार को बंद करना था और वह इसे पहले ही पूरा कर चुका था। अगर एल्ड्रिच प्राणी भविष्य में एसेंस कॉरिडोर के अंतरिक्ष अवरोध को तोड़ता है तो इसे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जब एल्ड्रिच प्राणी की समस्या हल हो गई है तो मुझे बस उम्मीद है कि मेरे कोर के विकास के दौरान कुछ भी गलत नहीं होगा। इवान एसेंस कॉरिडोर में और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह एसेंस कॉरिडोर में और आगे बढ़ा, कॉरिडोर को भरने वाले प्रकाश के कण उसके शरीर के अंदर घुस गए और उसका मन विश्वसार में बदलना जारी रहा। इवान का लगभग 16% मन टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश करने से पहले ही विश्वसार में बदल चुका था, इसलिए जब इवान ने एसेंस कॉरिडोर के भीतर 8500 मीटर की दूरी पार की तो उसका सारा मन विश्वसार में बदल गया। सार जिस क्षण उसका सारा मान विश्वसार में बदल गया, इवान को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और सार चैनल जो तब बना था जब उसका विश्वसार 30% से अधिक हो गया था, अंततः उसके शरीर के भीतर जम गया। सार चैनल के जम जाने के बाद इवान के शरीर ने सार गलियारे में भरे प्रकाश के कणों को अवशोषित करना बंद कर दिया। जब इवान ने सोचा कि अब उसे सार गलियारे में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है तो उसके सीने पर उत्कीर्ण रून ऑफ इवोल्यूशन चमक उठा और सार गलियारे में भरे प्रकाश के कणों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जब रून ऑफ इवोल्यूशन ने प्रकाश के कणों को अवशोषित करना शुरू किया तो इवान दंग रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसका स्तब्ध भाव खुशी में बदल गया क्योंकि उसने देखा कि रून ऑफ इवोल्यूशन उसके विश्वसार को परिष्कृत करने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अवशोषित किए जा रहे प्रकाश के कणों का उपयोग कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रून ऑफ इवोल्यूशन का मेरे विश्वसार पर इतना प्रभाव पड़ेगा, इवान ने खुद से कहा और अपने विश्वसार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यथासंभव लंबे समय तक सार गलियारे में रहने का फैसला किया। लेकिन 10 मिनट के बाद ही रून ऑफ इवोल्यूशन ने अचानक चमकना बंद कर दिया और सामान्य हो गया। इवान दंग रह गया जब रून ऑफ इवोल्यूशन ने उसके विश्वसार को परिष्कृत करना बंद कर दिया और उसे असमंजस में देखा। इसने मेरे विश्वसार को परिष्कृत करना क्यों बंद कर दिया? इवान ने खुद से पूछा और अपने शरीर को स्कैन किया, लेकिन अपने शरीर को स्कैन करने के बाद भी उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा और उसे समझ में नहीं आया कि रून ऑफ इवोल्यूशन ने उसके विश्वसार को परिष्कृत करना क्यों बंद कर दिया। जब उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा तो इवान ने अपना सिर हिलाया और सार गलियारे में गहराई तक जाना जारी रखा। हालांकि टॉवर में प्रवेश करने के बाद बनने वाले मेरे विश्वसार की गुणवत्ता अभी भी रून ऑफ इवोल्यूशन के माध्यम से बनने वाले विश्वसार की गुणवत्ता से कम है, लेकिन इस छोटे से सुधार के बाद ये कम से कम पहले से बेहतर है। चूंकि उसका मन पहले ही विश्वसार में बदल चुका था, इसलिए इवान ने सार गलियारे में बची हुई दूरी को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लिया। जिस क्षण इवान सार गलियारे के अंत में पहुंचा, उसने वहां एक छोटी सी संरचना देखी। इवान को संरचना देखकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि टॉवर की आत्मा ने उसे पहले ही इसके बारे में बता दिया था। संरचना को देखकर इवान ने एक गहरी सांस ली और उसके बीच में खड़ा हो गया। आशा करते हैं कि कोर इवोल्यूशन रूम में सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, उन्होंने कहा और एक फ्लैश के साथ सार गलियारे से गायब हो गए।